हाँ जी, चलो। आज अपन देखते हैं नारायण हॉस्पिटल को, कि क्या क्या डेटा पॉइंट हैं, कैसे कैसे ऑपरेट कर रहा है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी आज की डेट में चेयरमैन ऑफ द नारायण हेल्थ हैं। इनको करीब करीब मोर देन 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है, करीब करीब 30 साल का, और इनको वेरियस अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इन्होंने अपनी मार्केट पोजीशन को स्टेब्लिश किया है इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अगर इनका एनएचएल जो कि नारायणा हॉस्पिटल, जो नारायण हॉस्पिटल है, enjoy strong market position in the healthcare service industry as an established brand especially in the कार्डियक एंड द रेनल साइन। जब हम बात करेंगे, कार्डियक मतलब दिल की जो बीमारियां होती हैं, और रेनल मतलब जो गुर्दे की बीमारियां होती हैं, उनसे रिलेटेड है। आप जो इनका जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड देखते हैं, तो ग्रुप जो है वो अक्रॉस इंडिया डाइवर्सिफाइड है, जो कि आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे। और इनका प्रेजेंस जो कर्नाटक और ईस्ट इंडिया में जो डाइवर्सिफाई है, जो इनका जो रेवेन्यू है वो वहां से ज्यादा आता है। अब ग्रुप डाइवर्सिफाइंग इट्स ऑपरेशनल स्पेशलिटीज फ्रॉम, अभी इनका जो मेन रेवेन्यू जनरेटर कौन था, कार्डियक एंड रेनल साइंस, जो कि अब डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं इनका ऑन्कोलॉजी, जैसे कैंसर रिलेटेड जो है, न्यूरो साइंस एंड ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डी रिलेटेड बीमारियां होती हैं, एंड गैस्ट्रोनोलॉजी। तो एनएचएल बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट विद शिवा एंड द शिवा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द ऑर्थोपेडिक एंड द ट्रोमा हॉस्पिटल इन बेंगलुरु। इन्होंने इनके इस वाले बिजनेस को एक्विजिशन किया है फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। अब इनका जो हेल्थ केयर डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन अदर स्पेशलिटीज एंड ऑफर स्ट्रेटेजिक अप्रोक्सीमेटली इट्स ऑफ इट हेल्थ सिटी कैंपस। अब इन जो एनएचएल है आल्सो सेटिंग अप एन एडिशनल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन द केमेन आइसलैंड, जो कि ये नॉर्थ अमेरिका में है। अब जो इनका धर्मशिला एंड गुरुग्राम हैव अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट एट द एबिटदा लेवल, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। एंड वाइल द एसआरसीसी मुंबई का जो हॉस्पिटल है वो सून ये ब्रेक इवन कर लेंगे, उसको भी नो लॉस नो प्रॉफिट में। अभी उनका वो शायद अभी लॉस में है। तो ये एक ओवरव्यू हमने देखा है, चलो अब डिटेल में देखते हैं। अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें, तो इंडस्ट्री 2016 से और 2020 में 10-12% सीएजीआर से ग्रो करी है। अब जो 2022 से 2023 का जो एक्सपेक्टेशन है वो 11 से 16% सीएजीआर का एक्सपेक्टेशन है, जिसमें से प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो 68 से 70% की हिस्सेदारी रहेगी। अब जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंड है वो करीब 30 से 32% रहेगा। अब अगर इनकी बात करें तो हेल्थ केयर डिलीवरी की बात करें तो जो हेल्थ केयर डिलीवरी का हैज ग्रोथ सीएजीआर ऑफ 12 to 14% फ्रॉम 16 to 20, जो कि 2021 से 2026 तक अगर एज पॉपुलेशन की बात करें तो एज पॉपुलेशन जो है वो इन करोड़ है, जो 2026 में बढ़कर के 0 से 29 उम्र के जो है वो 70 करोड़ के समथिंग पीपल रहेंगे, और 30 से 59 साल में और जो है वो पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगी फ्रॉम 50 करोड़ टू 55-56 करोड़, और 60 प्लस हो जाएंगे 16.3 करोड़। अब जैसे जहां एजिंग बढ़ती है तो वहां पर मेडिकल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। भगवान करे किसी को मेडिकल की जरूरत ना पड़े, बट हम इस हॉस्पिटल को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या होता है। अगर हेल्थ केयर डिलीवरी की बात करते हैं तो 71% इनकी हिस्सेदारी हेल्थ केयर डिलीवरी से आती है। डोमेस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो 20%, एंड मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो 9%। अब पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज लो, प्राइवेट सेक्टर अकाउंट फॉर बल्क, मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एज परसेंट ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में मोस्ट ऑफ द पीपल इंश्योर्ड होते हैं, तो इसलिए जो आउट ऑफ पॉकेट है जो मनी जाता है हेल्थ केयर के लिए वो सिर्फ 11% जाता है। बहरहाल इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये नंबर बढ़ के हो जाता है 63%, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सभी के पास में नहीं होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि वो जो भी हेल्थ लगता है, कोई बीमारी लगती है, तो वो अपनी जेब से ही पे करते हैं। तो ये एक नंबर है जो कि बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे जानकारियां बढ़ेंगी, तो ये नंबर थोड़ा डाउन आएगा। अब यदि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रोथ, जैसा कि हमने देखा
कि 15 से 17% का CAGR ग्रोथ इन द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ओवर द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। हायर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है अभी के लिए, जैसे कि अभी जाएंगे तो हॉस्पिटल में सारे लोग इंश्योर्ड नहीं होते हैं हेल्थ केयर से, हेल्थ इंश्योरेंस सभी के पास नहीं होता है, तो आउट ऑफ पॉकेट ही जाता है जो भी जाता है। ग्रोइंग मेडिकल टूरिज्म है, अगर बाहर के पेशेंट भी आएंगे यहाँ पे दिखाने के लिए तो वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के लिए। एंड जो कि इन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन भी किया है फिलहाल में, और ये जो मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे एडवांस यूज बढ़ रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो ये भी एक बेनिफिशियरी होगा, जिसमें से इन्होंने कुछ रोबोट सर्जरियां भी की हैं नारायण हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में, कुछ रोबोटिक सर्जरियां सक्सेसफुल की हैं, और ये काफी हद तक टेक्नोलॉजी का काफी अडोप्शन कर रहे हैं मास लेवल पे। अब इनके बिजनेस हिस्ट्री की बात करें तो NHL ऑपरेट्स एंड चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी, जिनको कि 30 साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने NHL को स्टार्ट किया था सन 2000 में। एंड द ग्रुप विच इनिशियली फोकस्ड ऑन कार्डियो जैसे दिल और गुर्दे संबंधी बीमारियों पर फोकस करता था, इन्होंने एक्सपेंड किया है टू द एडिशनल एरियाज लाइक कैंसर केयर, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड गैस्ट्रोनोलॉजी, एंड वाज रीब्रांडेड एज द नारायण हेल्थ इन 2013। तो इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है, जो कि एक अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अब नारायण हृदयालय लिमिटेड दिस इज द ऑफिशियल नेम एंड engage in the providing economical healthcare services. It has a network of multi-speciality and super speciality hospital spread across multiple locations. यदि हम इनके की पॉइंट की बात करें तो हॉस्पिटल नेटवर्क की बात करें तो इनके नेटवर्क का जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जिसमें से ये 47 हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ओन करते हैं, जिनका ऑपरेशनल बेड अभी आज की डेट में 6121 है, और बिच जो 19 है, 19 हॉस्पिटल जो है जो ये खुद ओन करते हैं, जिनमें से 5462 बेड हैं। एंड जो टू हॉस्पिटल हैं जो कि मैनेज करते हैं किसी दूसरे को, उनकी कैपेसिटी 283 बेड की है। एंड 4 जो हैं जो हार्ट सेंटर हैं, जिनमें 266 बेड हैं, और 21 जो कि बेड की डिटेल है नहीं, और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एंड 1 जिसमें 110 बेड है हॉस्पिटल इज इन द केमन आइसलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन इन कर्नाटका एंड ईस्टर्न इंडिया विद एन इमर्जिंग प्रेजेंस इन वेस्टर्न, central and northern India also. It also has an international presence with the establishment of the health city Cayman Island in North America, where it is setting up an additional multi-speciality hospital, जिसको इस डिटेल को हम आगे चल के देखेंगे, and the radiation oncology block। तो ये चीजें हम आगे चल के देखेंगे थोड़े अभी आगे की स्लाइड्स में। अब जो स्पेशलिटी ब्रांचेस की बात करें तो कंपनी ने इनिशियली फोकस्ड ऑन द कार्डियक एंड रेनल साइंस, एंड दे आर एक्सपेंडेड टू द एरिया सच एज कैंसर है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है। जो इनका रेवेन्यू है वो कार्डियक रेनल साइंस से आता है, करीब करीब 68% आता था फाइनेंशियल ईयर 13 में, जो कि अब 37% हो गया फाइनेंशियल 21 में। अगर हम एम्प्लॉय एसोसिएट प्रोफाइल की बात करें, एज पर 2021 द कंपनी है 17,000 फुल टाइम एम्प्लॉय एंड एसोसिएटेड इन 35,550 डॉक्टर। वी विल टेक द लेटेस्ट नंबर ऑल्सो इन द कमिंग स्लाइड। यदि हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 73% रेवेन्यू जो है वो इन पेशेंट से आता है, जो इनके यहाँ पे आकर के एडमिट होते हैं, और जो आउट पेशेंट जो आकर के दिखा के चले गए उनसे 21% रेवेन्यू आता है। और मेडिकल कंज्यूमेबल की बात करें तो 5%, और अदर की बात करें तो 1%। अब इनका जियोग्राफी कंसंट्रेशन देखते हैं तो जो 60% रेवेन्यू है इनका आता है बेंगलोर एंड कोलकाता के रीजन से, हॉस्पिटल रीजन से, एंड द रेस्ट रेवेन्यूज वर कम फ्रॉम वेस्ट से आता है इनको 17%, ये इंडिया की बात हो रही है। दिल्ली एनसीआर से आता है इनको 10%, साउथर्न पेरिफेरल से आता है 7%, और ईस्टर्न पेरिफेरल से आता है 5%। और केमन आइसलैंड हॉस्पिटल की बात करते हैं तो केमन आल्सो हैड ए ग्लोबल फुटप्रिंट with the establishment of health city Cayman Island in North America. It is also planning to set up additional multi-specialty center
and the radiation oncology department with an estimated cost of 93 million USD. अब इनका जो रिलेशन है विद किरण, डॉक्टर किरण के साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो इन कंपनी में, इनकी कंपनी में नारायण हेल्थ केयर में, एंड शी इज एन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड प्रमोटर ऑफ द बाइकॉन लिमिटेड एंड द इनोवेशन लेड ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी. शी ऑल्सो है 2.3 स्टेक इन द कंपनी. अब जो कंपनी है इन्होंने एक नया बिजनेस सेगमेंट स्टार्ट किया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम. तो इन्होंने ये बेंगलोर में लॉन्च किया टू कवर द फैमिलीज एंड द फैमिली मेंबर. कंपनी हैव रिसेंटली क्रॉस ए लैंडमार्क ऑफ माइलस्टोन ऑफ 1000 सब्सक्रिप्शन प्लान आर विटनेस ए कंटिन्यूअस टैंक्स. जो इनका जो सब्सक्रिप्शन वाला है वो भी काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है. अब हम एज पर मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं कि मतलब कैसे हॉस्पिटल इनके ब्रेक इवन हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट कह रहा है so we have been able to continue to improve our performance on the 3 new hospitals. We have, from a revenue growth point of view, the revenue was about 110 crore for this quarter for the new hospital. SRCC Gurugram and Dharamsala, this was a 17% growth compared to the last year, and the EBITDA which we were able to deliver was 7.3%. In this the Mumbai hospital has almost broke even, मतलब लगभग मुंबई का हॉस्पिटल भी इनका ब्रेक इवन हो गया है, एंड गुरुग्राम एंड धर्मशिला आर पॉजिटिव. सो दैट इज द नंबर टू द न्यू हॉस्पिटल. इन्होंने न्यू हॉस्पिटल की डिटेल प्रोवाइड करी है. ये डेटा मैंने कौन कॉल से लिया है. अब जैसा कि मैंने इनका देखा था अभी थोड़ा 47 हेल्थ केयर में ये काम करते हैं, तो ये थोड़ी डिटेल है उनकी कितना. यदि हम इनका रीजन वाइज देखते हैं तो इनके हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, अहमदाबाद में है, मुंबई में है, एंड बेंगलुरु, मैसूर, कोलकाता. तो ये सारा यहाँ पे इनकी प्रेजेंस है. अगर आज की डेट में देखें तो ये हमारा रियल नंबर है, जैसा कि मैंने बोला था कि आगे की स्लाइड में देखेंगे. 18,447 फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, इंक्लूडिंग 3,970 डॉक्टर, जिसमें से 30+ स्पेशलिस्ट हैं. और एवरेज इफेक्टिव कैपिटल कॉस्ट जिनको एक बेड को ऑपरेशन करने में लगता है वो करीब करीब 4 मिलियन का कॉस्ट आता है इनका. और ऑपरेशनल बेड जो है वो 6,121 है आज की डेट में, और टोटल कैपेसिटी इनके पास में 6,373 बेड की कैपेसिटी है. अब बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो बिजनेस सेगमेंट में क्या है कि जो खुद के ओन हॉस्पिटल है उनसे इनको 70% रेवेन्यू आता है, और जो ऑपरेटेड हॉस्पिटल है उनसे इनको 26% का रेवेन्यू आता है, और हार्ट सेंटर है वहां से 4% रेवेन्यू आता है, और अदर से इनको 0.4%. अब ये तो रहा रेवेन्यू. अब इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कैसे जाता है. जो कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस हैं वो इनका अभी रिसेंटली 23.4% है एक्सपेंडिचर में, और जो 40.3% है इनका मैन पावर एक्सपेंस है, जिसमें नर्स एंड डॉक्टर का कॉस्ट भी आता है. और जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो 18.4% है, जिसमें रेंटल, रेवेन्यू शेयर का भी आ जाता है. अब स्पेशलिटी प्रोफाइल की बात करते हैं तो कार्डियक साइंस से इनको 35% रेवेन्यू आता है, जो कि गुर्दे मतलब जो हेल्थ जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं. और जो गैस्ट्रो साइंस है वहां से इनको 13% आता है, और ऑन्कोलॉजी कैंसर से इनको 14% आता है. रेनल साइंस से जो गुर्दे के से रिलेटेड है वहां से इनको 9% आता है, और जो न्यूरो साइंस है वहां से इनको 8%, और हड्डी से रिलेटेड बीमारियों से इनको 5%, और अदर से इनको 17% रेवेन्यू आता है. अब अगर पे प्रोफाइल की बात करें तो डोमेस्टिक वॉक इन जो पेशेंट होते हैं 45% रेवेन्यू वो देके जाते हैं कंपनी को. इंश्योर्ड पेशेंट जो होते हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है वहां से इनको 27% रेवेन्यू ऐसे पेशेंट से आता है. जो स्कीम के थ्रू पेशेंट ये कवर कर रहे हैं 20% रेवेन्यू वहां से आता है इनको, और जो इंटरनेशनल पेशेंट हैं वो इनको 8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर हम क्लस्टर वाइज देखें तो क्लस्टर वाइज जो बेंगलोर का हॉस्पिटल है वो इनको 35% रेवेन्यू देता है कंपनी को, और कोलकाता वाला इनको 26% देता है, एंड साउथ पेरिफेरल वाला इनको 6% रेवेन्यू देता है. वेस्टर्न रीजन इनको 10% रेवेन्यू देता है, और जो ईस्टर्न पेरिफेरल है वो 5%, और नॉर्थन वाला इनको 18% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है. अब एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट देखते हैं. आईपी का मतलब इन पेशेंट, ओपी का मतलब आउट पेशेंट. अगर हम ये जो नंबर है 116 इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो रियल नंबर निकल के आ जाएगा. तो अभी मैं ऐसे ही पढ़ूंगा 116, अगर रियल नंबर जानना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लेना. तो यदि हम Q3 फाइनेंशियल 22 की बात करते हैं तो ये 3.9 था आउट पेशेंट का नंबर, अभी वो बढ़ के हो गया 4.0.
और इन पेशेंट का नंबर था वो 109 था, और अभी वो बढ़ के हो गया है 116। ये इंडियन रीजन के लिए है। एंड द एवरेज लेंथ ऑफ स्टेइंग पर पेशेंट का यदि बात करें जो, तो पहले ये जो एक पेशेंट मिनिमम जो इन पेशेंट था वो 4.6 डेज रुकता था, अभी वो 4.5 डेज है। तो ये कि एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है कि जल्दी से, अगर हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी पेशेंट को सही करके भेजेंगे तो अच्छा ही है। एंड द पेशेंट फुटफॉल की बात करें तो जो आउट पेशेंट थे वो करीब करीब 581 मल्टीप्लाई बाई 1000 इतने पेशेंट इनको इन्होंने इनके ब्रांचेस में आकर के दिखाया है। और 56.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इतने पेशेंट इन पेशेंट जो आकर के एडमिट हुए हैं। और आईसीयू ऑक्यूपाइड बेड की बात करें तो आईसीयू ऑक्यूपाइड बेड इनके पास 87.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 है। अब जो केमन आइसलैंड का है उसका देख लेते हैं थोड़ा। तो केमन आइसलैंड का इन पेशेंट का जो टोटल पर पेशेंट रेवेन्यू आया है वो आया है 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 इस क्वार्टर में, Q3 फाइनेंशियल 23 में। और जो ओपी वाला है वो 1.1 है। अगर हम ये Q3 फाइनेंशियल 22 से कंपेयर करते हैं तो जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो ग्रोथ हुआ है 13.2% से। और जो डिस्चार्ज है वो 591 से डिक्रीज होके 492 हुआ है। अगर आउट पेशेंट की बात करें तो 6781 पेशेंट Q3 फाइनेंशियल 2020 में दिखाए थे आउट पेशेंट, जो आके दिखा के चले गए। और अभी ये नंबर इंक्रीज होके 7647 हो गया है। अब थोड़ा रीजन वाइज देखते हैं। यदि हम बेंगलोर का जो हॉस्पिटल है, अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो 37% कंट्रीब्यूट करता है। और जो और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो 22% की आई है। और जो हॉस्पिटल के ऑपरेशनल बेड थे वो 28% थे। और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड आया है वो 15.4 मिलियन आया है इसका बेंगलोर से। अगर साउथर्न पेरिफेरल का सेम देखते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 6% है, 9% का ग्रोथ आया है। हॉस्पिटल के ऑपरेशनल बेड 10% थे, और रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड 10.3 मिलियन है। कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता के सारे हॉस्पिटल्स 27% रेवेन्यू ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, 15% की ग्रोथ है। और 26% बेड जो थे वो ऑपरेशनल थे, और 13.1 मिलियन ऑपरेशनल पर बेड से इनको रेवेन्यू आया है। ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करते हैं तो 10% रेवेन्यू ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, 8% ईयर ईयर ग्रोथ है। और जो हॉस्पिटल के ऑपरेशनल बेड थे वो 14% थे, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड 9.9 मिलियन है। वेस्टर्न की बात करें तो 5% ऑपरेशनल रेवेन्यू है, 9% इसमें ग्रोथ है, 7% ऑपरेशनल बेड थे, 10.5% ऑपरेशनल बेड मिलियन जो है ये रेवेन्यू आया ऑपरेशन पर बेड का। नॉर्थन की बात करें तो 15% रेवेन्यू शेयरिंग है, और जो ईयर एंड ग्रोथ आई है वो 20% की आई है। ऑपरेशनल बेड जो थे वो 16%, और एवरेज ऑपरेशनल बेड पर ऑपरेशनल बेड जो इनको रेवेन्यू है पर बेड का ऑपरेशनल का 14.1 मिलियन। अब जो इनका फ्यूचर प्लान देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में अच्छा ग्रो किया है, फ्यूचर में क्या क्या इनका ग्रो हो रहा है। तो जो कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया है फाइनेंशियल 22 में, इन्होंने कैपेक्स किया जैसे कि केमन आइसलैंड के इन्होंने 616 करोड़ रुपया, और जो कि रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए इन्होंने 2120 करोड़ रुपया, और ये जो ग्रीन फील्ड एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए 390 रुपया। तो ब्राउन फील्ड के लिए तो बेसिकली इन टर्म को समझ लेते हैं पहले। तो ब्राउन फील्ड क्या होता है कि हॉस्पिटल ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसमें जैसे 4 मंजिल है, 4 मंजिल की जगह हम 5 मंजिल 6 मंजिल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। मतलब एग्जिस्टिंग बना हुआ है, नई लैंड पे जाकर के नहीं बना रहे हो आप। और ग्रीन फील्ड का मतलब है कि आप नई लैंड खरीद रहे हो और बेस से स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो। और रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस का मतलब है जो इनके पास में कोई जैसे कि मशीन है, मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं, तो वो इनका ये है। और जो कि अगले साल फाइनेंशियल 23 में 1000 करोड़ का करीब करीब कैपेक्स एस्टिमेटेड है। और फिर उससे अगले साल 2024 में भी करीब करीब 1000 करोड़ का कैपेक्स एस्टिमेटेड है। अब जो ये 1000 करोड़ का फाइनेंशियल 23 में कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ का डालने वाले हैं, तो कि ये इस तरीके से इन्होंने इसको सेग्रीगेट किया है मिलियंस में। तो
ये जो नंबर है वो मिलियंस में है। तो जो कैपेक्स आ रहा है वो 10,000 मिलियन में है। 10,000 मिलियन में से 3,110 मिलियंस तो जाएंगे इसमें आपके केमेन के जो नॉर्थ अमेरिका में है उसमें ये लगाएंगे। और 3,550 मिलियन को ये रिप्लेसमेंट में डालेंगे। और जो है ये ब्राउन फील्ड 1,280 मिलियन का करेंगे। और 2,000 मिलियन का ये ग्रीन फील्ड करेंगे या इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे। फिर अगले साल जो 2024 है वहां पर ये 4,789 मिलियन केमेन में डालेंगे अगेन, जो जहाँ पे ये ग्रीन फील्ड कर रहे हैं, एक नया हॉस्पिटल ग्रीन फील्ड मतलब बेस से खड़ा कर रहे हैं। और 2,000 जो मिलियन है वो रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस में जाएगा, 1,000 मिलियन ब्राउन फील्ड में जाएगा, और ग्रीन फील्ड में 2,210 या इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ये एक्सपेक्टेड है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कंपनी कैपेक्स कर रही है, डिमांड को कैटर कर रही है। तो ये अच्छा, कोई भी जब ग्रीन फील्ड कैपेक्स होता है तो उसको ऑपरेशनल होने में 2-2.5 साल लगता है। ब्राउन फील्ड थोड़ा जल्दी ऑपरेशनल हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अगर ये आज कोई ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं 2023 में, तो वो रेवेन्यू उसका जनरेशन 25-26 में जाकर के रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा वो हॉस्पिटल। तो ये एक अच्छा साइन है जो कि ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए फ्यूचर में। अब इनके थोड़ा फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ की है वो पिछले 10 साल में 19% सीएजीआर से किया है। और पिछले ट्रेलिंग 9 साल, पिछले 3 साल में 9% सीएजीआर से किया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 18%। और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10 साल में 30% सीएजीआर से किया है। पिछले 3 साल में 81% सीएजीआर से किया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 47%। और स्टॉक प्राइस वही पिछले 5 साल में 23% सीएजीआर से बढ़ा है। पिछले 3 साल में 41% सीएजीआर से, और 1 साल में 9% का रिटर्न है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 8% सीएजीआर का आरओई है, 3 साल में 13% का आरओई है, और लास्ट ईयर ये 27% का आरओई था। अब मार्केट कैप की बात करें तो 15,545 करोड़ का पूरा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 761 रुपये है। हाई 822 गया है और लो 588 गया है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 31 का पीई है। और इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो 34 का है। तो इंडस्ट्री के पीई से थोड़ा सस्ता है स्टॉक वैल्यूएशन वाइज। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 88 है। डिविडेंड यील्ड 0.3% है। आरओई की बात करें तो 26 है। आरओसी 24 है। फेस वैल्यू 10 है। डेट टू इक्विटी 0.48 है। सेल्स ग्रोथ 18%, प्रॉफिट ग्रोथ 47%, प्रमोटर होल्डिंग 63.8%, और जो पैग रेशियो है 0.94 के पैग पे मिल रहा है। प्राइस टू सेल 3.6%। तो फाइनेंशियल अच्छे हैं, ऐसा कुछ खास। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 5.98% है। ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है जो रेड सिग्नल हो। सब कुछ ठीक लग रहा है, बट अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग द डेटा पॉइंट। अगर हम कंपनी के रिस्क की बात करें तो हाई डिपेंडेंसी ऑन द टॉप 3 हॉस्पिटल एंड द केमन आइसलैंड फैसिलिटी। इनके जो टॉप 3 हॉस्पिटल हैं जैसे कि नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस है, मुजम्दर शॉ मेडिकल सेंटर है बोथ इन बेंगलुरु, एंड रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस है कोलकाता में, केमन यूनिट। ये करीब करीब जो है वो काफी 38% ऑफ द रेवेन्यू एंड 52% ऑफ द कंसोलिडेटेड एबिटदा और कंट्रीब्यूटेड बाय द टॉप 3 हॉस्पिटल। तो 38% में इनका रेवेन्यू योगदान है। तो ये थोड़ा एक कंसंट्रेशन रिस्क है। हालांकि कंपनी इस रिस्क को मिटिगेट कर रही है बाय डाइवर्सिफाइंग एंड बाय डूइंग कैपेक्स। और सिग्निफिकेंट डेप्ट फंडेड कैपेक्स आ रहा है, जैसा कि 2,000 करोड़ का कैपेक्स आने वाला है। 1,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और फिर 1,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी फंडेड पार्सली थ्रू डेट। एंड दिस इज इंक्लूड कैपेक्स ऑफ 555 करोड़ टुवर्ड रिप्लेसमेंट एंड द मेंटेनेंस, 228 करोड़ टुवर्ड्स ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहीं पे एक्सपेंड करेंगे, 421 करोड़ टुवर्ड्स ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे, नई लैंड लेंगे, लैंड लेकर के वहां करेंगे, इंक्लूडिंग 200 करोड़ टुवर्ड एक्विजिशन फ्रॉम स्पर्श। इन्होंने जो 200 करोड़ उसमें लगाए हैं, जो कि स्पर्श अभी ऑर्थोपेडिक जो हड्डी वाला है उसको इन्होंने उसके बिजनेस को एक्वायर किया है। एंड 800 करोड़ टुवर्ड द एक्सपेंशन इन द केमन आइसलैंड and the primarily toward in the greenfield multi-speciality hospital and new radiation and oncology block.
सो ये थोड़ा रे मतलब रिस्क बोल सकते हैं इसे, पर कैपेक्स कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ तो प्लान बनाया ही होगा। एक्सपोजर टू द रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो रेगुलेटरी का रिस्क होता है। स्टिफ कंपटीशन इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो काफी हैवी कंपटीशन है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।